अस्सलामुअलैकुम। मैं राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, पेश खिदमत है एक मज़मून, और मज़मून के खालिक है जनाब दबीर अहमद, और उन्वान है हरफ़े निस्बत, जो मैंने अख़ज़ किया है ज़फ़र गानवी बीच का वर्क के तनाजुर में। किताब ज़फ़र उगानवी बीच का वर्क के तनाजुर में, जिसके मुरत्तिब दबीर अहमद हैं। और ये 7वीं किस्त है जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, उन बच्चों के लिए पढ़ रहा हूँ जिनके लिए ये किताब शाये की गई है, शायद उनके काम आए। तो जो सुन सकते हैं उनके लिए मैंने पढ़ने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यकीनन पसंद आएगा। पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इसे अपने इस पर चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं। शुक्रिया। तो पेश खिदमत है 7वीं किस्त। मैंने बीच का वर्क के अफसानों को पढ़ा और उसका जायज़ा लिया तो इस बात का एहसास ज़रूर हुआ कि गालिब ने वजह फरमाया था कि दर काबा इतनी आसानी से वाह नहीं होता। दर काबा इतनी आसानी से वाह नहीं होता। इसे वाह करने के लिए बड़ी मेहनत और जिगर सोजी का मुजाहरा करना पड़ता है। बल्कि दर काबा वाह करने के लिए गवास बनना पड़ेगा, जान जोखों में डालकर और गवास बनकर गौहर नायाब की तलाश करनी होगी। मैंने बीच का वर्क में शामिल कहानियों की तशरीह के लिए मतन को खोलने की कोशिश की है। ऐसा करते हुए मतानत का सहारा भी लिया है। जदीद अफसाना निगारों में ज़फ़र उगानवी का नाम मोहताज तारुफ नहीं, उनके खुसूसी ज़िक्र के बग़ैर अलामती या तजरीदी अफसाने की तारीख़ नामुकम्मल समझी जाएगी। गरचे ज़फ़र उगानवी ने अफसाने तादाद के एतबार से ज़रा कम लिखे हैं। रिसाला जायज़ा को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जहाँ तक तादाद का ताल्लुक़ है तो मैंने इस हद तक कम लिखा है कि बाद नाक़दीन मुझे अफसाना निगार मानने को तैयार ही नहीं हैं, मगर मैं ख़ुद को खुद शनासी का कायल हूँ। इसलिए समझता हूँ कि मैंने गरचे बहुत कम लिखा है, लेकिन दूसरे बिस्यार नवीस मुआसिर अफसाना निगारों से बहुत अच्छा लिखा है। यही वजह है कि मैं कितने से ज़्यादा क्या पर तवज्जो देता हूँ। ज़फ़र उगानवी अपनी कहानियों में अलामत और तजरीद का इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा उनके अफसानों को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहली किस्म तजरीदी अफसानों की है और दूसरी अलामती अफसानों की। कहीं कहीं यह भी हुआ है कि अलामत और तजरीद एक दूसरे में ज़म हो गई है। मसलन बीच का वर्क का पहला अफसाना इंट्रामोरस एक तजरीदी अफसाना है, जिसमें सतही नुक्ते नज़र से 4 किरदार मुतहर्रिक मालूम होते हैं। एक खारजी में, दूसरा दाखिली में। एक खारजी नीली और दूसरी दाखिली नीली, लेकिन ये सब के सब किरदार मोम की तरह पिघल कर मैं में ज़म हो जाते हैं। ये और बात है कि नीली भी आखिरी मंजिल तक एक किरदार बनी रहती है। दरअसल इंटरमोरस अपनी इसी पहचान का एक एब्स्ट्रैक्ट है, जिसके कई रुख पढ़ने वालों के सामने उभरते हैं और जिसका सारा तासुर उस नंगेपन में है जिसके साथ ये सतूर अलग से दर्ज किए गए हैं। तुम्हारे सामने और कोई नहीं है, तुम अपने ही सामने नंगे हो। तुमने कुछ देर पहले मुझे भी इस तरह देखा था और मैंने महसूस किया था कि मैं खुद अपने सामने नंगा था। मज़कूरा इक़्तिबास से यह बात वाज़ेह होती है कि मैं का और नीली का बुनियादी रुझान इंडिफरेंस हो जाता है। इंट्रामोरस मजमूआ बीच का वर्क में शामिल पहला अफसाना है, जिसे ज़फ़र उगानवी ने अपने उस्ताद और मशहूर अफसाना निगार अख्तर उरैनवी साहब की मौजूदगी में सुनाया था। अख्तर साहब अफसाने की बारीकियों से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। अफसाना सुनने के बाद उन्होंने ज़फ़र उगानवी के अफसाने की तारीफ़ की और हिम्मत अफजाई भी की। इस अफसाना में अफसाना निगार ने आयदे नौ के इंसान को अपने ही 4 दीवारी का असीर बताया है, क्योंकि इंसान की ऊपरी साख्त बज़ाते खुद एक खोल है
और इसी खोल से रोज़ व शब उसका वजूद ज़ाहिर होता है। बतौर नमूना अफसाना इंट्रामोरोस का इक़्तिबास पेश कर रहा हूँ। उसने मुस्कुराते हुए मुझे कुछ इस तरह देखा कि मैं समझ ही नहीं सका कि उसकी मुस्कुराहट में ज़हर है या कुंद। हाँ, इतना ज़रूर हुआ था कि मैंने पहली बार ख़ुद को नंगा महसूस किया था और एक जवान शख्स दूसरे जवान शख्स की हर एक चीज़ को देख रहा था। वो मेरे इस एहसास तक पहुंच गया और कहने लगा, तुम्हारे सामने कोई और नहीं है, तुम अपने ही सामने नंगे हो। तुमने कुछ देर पहले मुझे भी इसी तरह देखा था और मैंने इसको महसूस तक नहीं किया था कि मैं खुद अपने ही सामने नंगा था। ज़फ़र रुग़ानवी की कहानी इंट्रामोस के हवाले से मशहूर तरक्की पसंद अदीब व नाक़द प्रोफेसर शारिब रुदौलवी ने एक नई बात की तरफ इशारा किया है कि शहर दिल्ली में दाखिले के लिए किसी ज़माने में अहाता बंद दरवाज़े हुआ करते थे और शहर में दाखिल होने के लिए लोग कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट या दिल्ली गेट का इस्तेमाल करते थे। अफसाने का उन्वान इंट्रामोरोस लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी चार दीवारी के अंदर और अंदरूनी शहर के हैं। ये लफ्ज़ कदीम ज़माने के अहाता बंद शहरों के लिए इस्तेमाल होता था। हिंदुस्तान में इसी तरह का एक बड़ा शहर दिल्ली था जो अहाता बंद था और उसमें दाखिल होने के लिए या वहाँ से निकलने के लिए कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट वगैरह नामों के दरवाजे थे। प्रोफेसर शारिब रुदौलवी अफसाना इंट्रामोस का तज़किया करते हुए जिस नतीजे पर पहुँचते हैं, मुमकिन है इस तज़किए से कुछ लोग इत्तफाक न भी करें, लेकिन हर तज़किया निगार को इस बात का हक़ पहुँचता है कि वह अफसाने को किस तरह समझने की कोशिश कर रहा है। यह अफसाना अंदरूनी शख्सियत और बैरूनी शख्सियत के टकराव की कहानी है, इसलिए बैरूनी शख्सियत को वो उतार फेंकता है और नीली को भी शख्सियत की उसी कशमकश से आज़ाद कर देता है। लेकिन अफसाना निगार कहानी के इख्तितामिया जुमलों तक पहुँचते पहुँचते भूल जाता है कि उसकी असल शख्सियत उसका बरहाना ब्लेड से उधड़ा हुआ जिस्म है या उसकी खाल जिसमें हवा भर गई है और जो अब कुर्सी पर बैठकर उससे मुखातिब है, या उसका लहू लहान हड्डियों वाला जिस्म। यहाँ अफसाना निगार का कन्फ्यूज़न यही है कि एक में से उसने शुरू में एक आवाज़ सुनी थी और लिबास उतार कर जला दिया था और खाल उधेड़ कर फेंक दी थी। यानी एक का एक मैं वो था जो खाल में था, दूसरा उस हड्डियों के ढांचे में था जो उसके सामने पड़ा हुआ था। अब जो उसके पास है वो उसकी असल शख्सियत है, खाल वाला मैं, और यही अमल वो नीली के साथ करता है। इस तरह दोनों जिस्मानी शख्सियत से आज़ाद हो जाते हैं और फिर वो नीली को पहले मैं के साथ शॉपिंग के लिए भेज देता है। इस तरह ज़फ़र रुग़ानवी ने मैं और मैं के ज़रिए शख्सियत के दो पहलुओं और इंसानी नफ्सियात के एक पेचीदा मसले को उठाने की कोशिश की है, लेकिन कहानी में अख्ताम तक इब्हाम को बरकरार रखने की शौरी कोशिश में वो मौजू के साथ पूरा इंसाफ नहीं कर सके। प्रोफेसर अफसा ज़फ़र ने अफसाना इंट्रामोस का तज़किया करते हुए अफसाना और ज़फ़र रुग़ानवी के सिलसिले में लिखा है कि ये भेदभाव ज़फ़र के मज़कूरा अफसानों को सामने रख कर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि चार दीवारी इंसान का खारिज है और उसका बातिन एक ऐसी अंदरूनी कैफियत अपने आप को अपनी असलियत में देखता है तो उसे लगता है कि ज़िंदगी में जिस तरह चार दीवारी अपने अंदर तरह तरह की खूबियों को, कमज़ोरियों को, झूठ और सच को छुपाए हुए है, वो कहानीकार के तसव्वुर को आला ज़ीने पर पहुंचाता है और हमें कारोबारी अंदाज से सोचने पर मजबूर करता है। इसलिए कि चार दीवारी के नोचने और खसोटने के मंजर में एक ऐसा इशारा छुपा हुआ है जो ज़िंदगी की असलियत को तमाम ढोंग के साथ उजागर करता है। बुनियादी किरदार की खाल को ज़िंदगी की खारिजी सच्चाई में जिस तरह सामने लाया गया है वो इस अफसाने को फंतासी
करीब कर देता है और ये तर्ज इस कहानी के बयानिया अंदाज को इतना ताकतवर करता है कि किरदार, प्लॉट और पस मंज़र पूरी फ़नी सच्चाई के साथ उजागर हो गए और इस तरह इस अफसाने का फैला हुआ भेद अपनी खारजी असलियत में आ जाता है और कुर्जिया मैं अपनी नेकी के साथ रोज़मर्रा में शामिल हो जाता है। ये कहानी माशरती ज़िंदगी में जिस सच्चाई को बांधती है उसकी खिल्ली भी उड़ाती है। इंसानी खाल उधेड़े नहीं जाते बल्कि नोचे जाते हैं। इस उधेड़पन की वजह से रमजियत और सीरियत को कामयाबी के साथ पेश किया गया है कि जिसकी वजह से माशरती सिफात भी सामने आ गए। मुझे तो लगता है कि ज़फ़र का ये अफसाना इंट्रामोर्स इंसानी फ़िक्र और आदर्श के लाजमी तज़ाद को एक बिल्कुल नए अंदाज से पेश करता है। साहित्य अकेडमी इनाम याफ्ता प्रोफेसर अनीस अशफाक अफसाना इंट्रामोर्स के सिलसिले में कहते हैं, मुकामी और आलमी सतह पर रुनुमा होने वाले होलनाक वाक़यात ने अर्ज़ी शऊर शख्स को शदीद किस्म के रूहानी आज़ार में मुब्तला कर रखा था। इसी आज़ार ने शख्सी वजूद में इंतशार पैदा कर दिया था और इस वजूद की बरहंगी का एहसास हद से ज़्यादा बढ़ गया था और हम पर ये इज्तिहाद गालिब आ गया था कि ये बेलिबादा वजूद हमारा है या किसी और का। क्या हम अपने ही खोल में हैं या किसी और खोल में जा बसे हैं। इंसानी वजूद से मुताल्लिक इंतशार और इक़्तिबास की इस गालिब कैफियत को ज़फ़र गानवी ने अपनी इस मुख्तसर से अफसाने में ज़बान की सादगी के साथ इशारती क़ालिब में ढालकर बड़े फ़नकाराना अंदाज में पेश किया है। तो दोस्तों, अभी आप ऐसम राशिद की अदबी दुनिया में एक मज़मून सुन रहे थे। मज़मून का उन्वान है हर्फ़े निस्बत, जिसके खालिक है जनाब ज़बीर अहमद और ये अख़ज़ किया गया है किताब ज़फ़र गानवी का वर्क़ के तनाज़ुल में। ज़फ़र गानवी बीज का वर्क़ के तनाज़ुल में, जिसकी कीमत 400 रुपये है और ये मैंने आपके लिए 7वीं किस्त पढ़ी है। चूँकि ये बहुत बड़ा मज़मून है और कई किस्त आपके सामने आएंगे। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलते हैं आपके इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एसएम राशिद की अदबी दुनिया। तो याद रखिए, इसे लाइक करना या शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।